वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टैटिस्टिकल मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूवमेंट्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और दो नए तरीके के मूवमेंट्स जानेंगे, जिनमें से एक है फैक्टोरियल मूवमेंट और दूसरा है एब्सोल्यूट मूवमेंट्स। तो एब्सोल्यूट मूवमेंट के क्वेश्चन कहीं बनते नहीं है, बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फैक्टोरियल मूवमेंट के क्वेश्चन या कभी कभी रिलेशनशिप आ जाती है तो हम उसे जान लेते हैं। चलिए, फैक्टोरियल को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने फैक्टोरियल को इस तरीके से पढ़ा, फैक्टोरियल एन मीन्स एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू। कब तक इसको हम ओपन करते हैं? जब तक हम वन तक ना पहुंच जाएं। तो जब हम फैक्टोरियल फंक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन एक्स जिसकी पावर में फैक्टोरियल हो। अगर इसकी पावर में आर है तो इसका मतलब हम इसको कैसे ओपन करेंगे? एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा? एक्स माइनस आर प्लस वन। जो लास्ट टर्म आया है ज़रा इसे सभी लोग समझ लो कैसे आया। जब हमने पहला स्टेप लिखा तो हमने इसमें से क्या घटाया है? जीरो। दूसरे स्टेप में हमने वन घटाया है, तीसरे स्टेप में हमने टू घटाया है। यानी स्टेप नंबर 3 था तो हमने घटाया है 2, स्टेप नंबर 2 था तो 1। तो जब हम आरवें स्टेप पे आएंगे तो क्या घटाएंगे? आर माइनस वन, क्योंकि एक कम करके घटा रहे थे ना। यस सर। और जब हम आर माइनस वन को माइनस के साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस आर प्लस वन। अगर कहीं ये अब हम लिखे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एक्स माइनस आर प्लस वन में, ठीक है। चलिए, तो आपने फैक्टोरियल मोमेंट जान लिया। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल मोमेंट का फार्मूला। तो हम फैक्टोरियल मोमेंट को ब्रैकेट लगाकर हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू फैक्टोरियल आर डैश। इसको हम बोलेंगे आरथ रॉ फैक्टोरियल मोमेंट या आरथ फैक्टोरियल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? इसका डेफिनेशन है, अबाउट ओरिजिन वाले ही लेंगे केवल, 1/n समेसन एफ आई, और यहाँ पर आएगा एक्साई टू द पावर फैक्टोरियल आर। चलिए, अगर हम पहला मोमेंट निकालें यानी म्यू वन डैश, यानी पहला फैक्टोरियल मोमेंट, तो क्या आएगा? 1/n समेसन एफ आई, और यहाँ पर एक्साई टू द पावर फैक्टोरियल वन। जब फैक्टोरियल वन होता है तो हमको केवल एक स्टेप ओपन करना है, यानी केवल एक्स आएगा। तो म्यू फैक्टोरियल वन डैश क्या बन गया? ये बन गया म्यू वन डैश, यानी कि मीन। तो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वी कैन राइट फर्स्ट फैक्टोरियल मोमेंट एज। ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? मीन, वेरिएंस, मीडियन और मोड। क्वेश्चन पे ध्यान देना सब लोग। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट फैक्टोरियल मोमेंट है वो इनमें से किसके बराबर है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आपने इसको पढ़ रखा है और आपको फैक्टोरियल मोमेंट की डेफिनेशन पता है, भूल भी जाना तो डेफिनेशन लगाकर देख लेना। आते हैं सेकेंड फैक्टोरियल मोमेंट पर। जब हम सेकेंड फैक्टोरियल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो एक्साई की पावर में रखेंगे फैक्टोरियल 2। अब इसको ओपन करते हैं, तो कैसे ओपन करेंगे? इसको अब लिखेंगे एक्साई और एक्साई माइनस वन। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक्साई को अंदर तो हो जाएगा एक्साई स्क्वायर माइनस एक्साई। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला टर्म क्या आएगा? एक्साई स्क्वायर, फिर माइनस के साथ क्या आएगा? एक्साई। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? म्यू टू डैश नहीं लिखा हुआ है, और ये यस सर। म्यू वन डैश। यानी हमारा सेकेंड जो फैक्टोरियल मोमेंट है वो कैसे निकल कर आएगा? जब हम सेकेंड रॉ मोमेंट से फर्स्ट रॉ मोमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम म्यू थ्री और म्यू फोर को भी डिराइव कर सकते हैं। म्यू थ्री की वैल्यू अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो म्यू थ्री की वैल्यू क्या आएगी? म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश प्लस टू म्यू वन डैश। नोट्स में ये पूरा प्रूफ अच्छी तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको पूरा करवाएंगे नहीं, ये आपका होमवर्क है, कॉपी पे लिखते समय कर लेना। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आएगी म्यू फोर डैश माइनस 6 म्यू थ्री डैश
प्लस 11 म्यू टू डैश माइनस 6 म्यू वन डैश। तो अगर आपको प्रूफ देखकर समझने में कहीं कोई समस्या आएगी तो आप अगली क्लास में मुझे बताएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रूफ हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस फर्स्ट 2 आप याद रखेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। पहला वाला मीन याद रखना और दूसरा वाले की वैल्यू याद रखना, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश। अब हम आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मूवमेंट के बारे में कल हमने आपको बता दिया था। एब्सोल्यूट मूवमेंट का बस आप फार्मूला याद रखिए और आगे उसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा इस नोट्स में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्क्यूनेस। अब तक आप लोगों ने स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का केवल एक ही फार्मूला पढ़ा है, वही 30-32 वाला, लेकिन एक्चुअली में स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो स्क्यूनेस होती क्या है इसके बारे में आप सब लोग जानते हो। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं स्क्यूनेस के बारे में और कुछ एक आध चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्क्यूनेस को हम सिंपल भाषा में कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होती है जो देखने में एक जैसा लगे। जैसे हम मान लो एक ब्लैक बोर्ड पर कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई सीनरी बना रहे हैं, तो हम अपने ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सीनरी हम इधर ऐसे मान लो बना रहे थे, अब ये सेम इस तरफ भी बने, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए हम लोग ट्रेस पेपर का यूज़ करते हैं और फिर उसकी मदद से हम सेम फिगर ऐसे ही इस तरफ बना देते हैं। अगर हम हाथ का यूज़ करेंगे तो कभी भी इक्वालिटी नहीं ला पाएंगे, तो इसीलिए हम एक तरफ का बनाते हैं और दूसरी तरफ का रिवर्स यानी मिरर इमेज इधर पेस्ट कर देते हैं और हमारा ये फिगर देखने में कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है इस लाइन के अबाउट। ऐसे ही कर्व की अगर हम बात करें तो कर्व कैसे ड्रॉ होता है, जब हम x वाली वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करते हैं। तो अगर किसी लाइन के अबाउट जैसा कर्व इधर हो वैसा ही इधर हो तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, और जब इसमें कमी आती है तो हम उसको कहते हैं स्क्यूनेस। यानी स्क्यूनेस की लिटरल मीनिंग क्या है, नो सिमेट्री। नो सिमेट्री को हम लिख सकते हैं लैक ऑफ सिमेट्री, यानी स्क्यूनेस सिमेट्री में आई हुई कमी को ही हम क्या नाम देते हैं, स्क्यूनेस। अब हमारे डेटा में जो स्क्यूनेस आती है वो 2 तरीके से आती है। एक तो तब मान लो एक स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, हमने उनका 0 से लेकर 100 नंबर तक का टेस्ट लिया, लेकिन वो पढ़ने में धीमे थे, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 0 से 50 के बीच में आया, या कह लो 0 से 30 के बीच में आया। तो बच्चों की फ्रिक्वेंसी इस तरफ हाई हो गई और जबकि इस तरफ लो हो गई। तो क्या ये डेटा अगर एक मिड वैल्यू हम 50 ले लें तो उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, या मान लो हम यहीं पर एक लाइन खींच देते हैं तो क्या इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, नहीं। तो यहाँ पर आई स्क्यूनेस में कमी। और जब राइट हैंड पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें 0 के अबाउट तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, राइट हैंड पे प्लस होता है। अगर राइट हैंड पे स्क्यूनेस में कमी आए तो प्लस होने के कारण हम इसको नाम क्या देते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। सिमिलरली अगर हम डेटा ले लेते ऐसे स्कूल का जिसके पढ़ने में बच्चे बहुत तेज़ हैं, तो बहुत तेज़ बच्चे हैं तो उनका स्कोर 50 के ऊपर रहेगा, यानी ज़्यादा बच्चे इस तरफ हो जाएंगे और इस तरफ कम बच्चे रहेंगे। तो ऐसा डेटा हमारा निगेटिव की तरफ स्क्यू हुआ, यानी निगेटिव की तरफ सिमेट्री में कमी आई, तो इसका नाम क्या पड़ गया, निगेटिवली स्क्यूड। इस स्क्यूनेस को हम फार्मूले के थ्रू जो कैलकुलेट करते हैं उसमें अब तक हमने केवल क्या पढ़ा था, 23-32 वाला फार्मूला। तो आज हम कुछ फार्मूलों की चर्चा और करेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ये फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 101% इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि बाउलीज का स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है, या मीन और मीडियन मोड पर आधारित स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है। तो बारी बारी से हम सारे फार्मूले देखेंगे। स्क्यूनेस का पता लगाने के लिए यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको भी हम समझेंगे। ये स्क्यूनेस की डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। स्क्यूनेस इक्वल टू लैक ऑफ सिमेट्री। A frequency distribution is said to be symmetrical if the mean median mode are coincide at a point। मीन मीडियन मोड अगर एक ही पॉइंट पर आए यानी बराबर आ जाए तो भी हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। ये है हमारा मीन और यहीं पर होगा मीडियन और यहीं पर होगा मोड। तो अगर यहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर आता है तो स्क्यूड वाले में मीन मीडियन मोड कहाँ आता है, तो
आपको ये बात याद रखनी, इस पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं पहले क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने बना दिया। क्वेश्चन है, एक कर्व है, कर्व नंबर 1, और हमने कहा इस कर्व को हम पॉजिटिवली स्क्यूड कह रहे हैं। अब आपको एक रिलेशनशिप हम दे रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सी रिलेशनशिप सही है। पहली रिलेशनशिप है मीन इज़ ग्रेटर देन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। दूसरी रिलेशनशिप है मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड। तीसरी रिलेशनशिप है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। और चौथी रिलेशनशिप है नन ऑफ द अबव, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मीन इज़ नॉट इक्वल टू मीडियन इज़ नॉट इक्वल टू मोड। ऐसा करते समय इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर हम चौथे में नन ऑफ दीज लेते तो केवल एक ऑप्शन सही होता, लेकिन चौथे में हमने ये ले लिया तो दो ऑप्शन सही होंगे। तो चलिए हम सारी बातें आपको बता देते हैं। पांचवा एक ऑप्शन कर लेते हैं। पांचवा मतलब चौथे का अल्टरनेट है, तो 4 में और लगा लेते हैं। या तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया है या तो फिर ये दिया है नन ऑफ एबव। तो अगर नन ऑफ एबव मान के चले हम, अभी इस वाले को ना देखें थोड़ी देर के लिए, तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा में? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है नहीं सही है। पॉजिटिवली स्क्यूड का कर्व कौन सा है? ये वाला है। और पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व में ये है हमारी एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। एक वैल्यू यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? ये वाली बड़ी होगी या ये वाली? ये वाली ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना। कर्व का जो पीक होता है वहाँ पर क्या होता है? मोड इज द वैल्यू फॉर विच फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो हमको ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दिखी तो हम इसको नाम क्या देंगे? मोड। और मीडियन एक ऐसी वैल्यू जिसको हम हमेशा बीच में रखते हैं, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? मीडियन। अब बचा मीन, तो मीन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ। अब ध्यान दीजिए, इनमें से हम किसको बड़ा कहें? मीन को बड़ा कहें कि मोड को बड़ा कहें कि मीडियन को बड़ा कहें? तो अब आप एक्स एक्सिस को पकड़िए और जो इस तरफ होगा वो बड़ा होगा, जो इधर होगा वो छोटा होगा। तो मीन आया सबसे बड़ा जो कि यहाँ पर दिख रहा है, मीडियन है मोड से बड़ा जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और मीडियन है मीन से छोटा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो अब अगर इसको आपने समझ लिया है, जो सेम 2 के बच्चे हैं, तो उनके लिए ये आसान है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मान लो हम पांचवें ऑप्शन को हटाकर चौथा ऑप्शन दे दें और हम इधर पेयरिंग बना दें। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? क्या पहला और दूसरा करेक्ट है? क्या दूसरा और तीसरा करेक्ट है? क्या करेक्ट हैं फर्स्ट एंड फोर्थ? और क्या करेक्ट हैं ऑल? अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही लेंगे? कौन सा ऑप्शन सही लें बताओ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब नॉन सिमेट्रिकल डेटा होता है तो ये रिलेशनशिप तो अभी अभी आपने प्रूफ की, साथ ही साथ आपको ये भी तो दिख रहा है कि मीन मीडियन मोड बराबर नहीं है। तो चौथी रिलेशनशिप भी तो ट्रू हो गई, यानी पहला और चौथा ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो दो ऑप्शन सही हो गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आने क्वेश्चंस के आने की उम्मीदें हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मीन मीडियन मोड सिमेट्रिकल डेटा में ही बराबर होते हैं। अगर डेटा स्क्यूड है, अनसिमेट्रिकल है, तो मीन मीडियन मोड बराबर नहीं होंगे। अब आते हैं निगेटिवली स्क्यूड पे। सेम क्वेश्चन अगर निगेटिवली स्क्यूड पे आए तो आपको निगेटिवली स्क्यूड का कर्व याद होना चाहिए। पीक पे कौन होगा? मोड। बीच में कौन होगा? मीडियन। और यहाँ पर कौन होगा? मीन। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा कौन आया? मोड। और उससे बड़ा आया मीडियन। मोड से छोटा मीडियन, मीडियन से छोटा मीन। तो अब अगर हम निगेटिवली स्क्यूड डेटा पर इन्हीं ऑप्शन में आंसर पूछें तो कौन सा आंसर ट्रू होगा? सेकंड। और साथ ही साथ फोर्थ भी, सेकंड एंड फोर्थ। और अगर फोर्थ दिया ही नहीं है तो सिर्फ सेकंड ट्रू है। तो आपके लिए ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 101% आने की उम्मीद है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लो और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताया करें उनको अलग तुरंत नोट कर लिया करो। हालांकि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिस्ट देंगे तो कवर सब हो जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं।
ठीक है। चलिए, तो आपने स्क्यूनेस में मीन मीडियन मोड का भी रोल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिससे हम जान सकते हैं कि डेटा हमारा स्क्यूड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड इफ मीन मीडियन एंड मोड फॉल एट डिफरेंट पॉइंट। देखिए वही बात आ गई, अगर मीन मीडियन मोड चेंज हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड माना जाएगा। सेकंड क्या है, क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, क्वार्टाइल कितने होते हैं, गरिमा बताएगी। गरिमा बता कितने क्वार्टाइल होते हैं, बताओ। हाँ गरिमा बेटा, क्वार्टाइल कितने होते हैं, पार्टीशन वैल्यूज आपको पढ़ाया मैंने। चलो योग्यता बताएगी। सर। योग्यता बताओ। सर हाँ बोलो। सर 3। 3, ठीक है। 3 क्वार्टाइल में पहले वाले को हम क्या नाम देते हैं। सर इंटर क्वार्टाइल रेंज। नहीं नहीं बेटा, वो आप अलग बता रहे हो। पहले वाले को हम Q1 सिंपली कहते हैं। क्या कहते हैं, Q1। और दूसरे वाले को हम कहते हैं Q2 और तीसरे वाले को कहते हैं Q3। तो यहाँ पर दिखा रहा है क्वार्टाइल आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। जब भी क्वार्टाइल मीडियन से बराबर दूरी पर नहीं होंगे तो हम कहेंगे डेटा हमारा कैसा है, स्क्यूड। ओके, लाइन आपको समझ में आई। जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, द कर्व ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा इज नॉट सिमेट्रिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, द कर्व ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा इज नॉट सिमेट्रिकल, यानी कर्व तो हमने बना के आपको दिखाया ही, अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है बट स्ट्रेस्ड मोर टू वन साइड दैन टू अदर, यानी एक तरफ की अपेक्षा दूसरी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है, तो फिर हम ऐसे डेटा को क्या कहते हैं, नॉट सिमेट्रिकल। क्लियर। सर आपकी आवाज बहुत फंस रही है। यस सर। चलो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग बेस बनाकर आगे के प्रूफ्स करेंगे, और प्रूफ का आपको कुछ करना नहीं है, बस रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रूफ हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रूफ है β2 माइनस β1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या फिर इसी से मिलता जुलता दूसरा है β2 ग्रेटर देन β1 प्लस 1, यानी इसी को ट्रांसफ़र करके हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस प्रूफ को करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं x और f। x की वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn, और फ्रिक्वेंसीज हैं इनकी f1 f2 fn। यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज को जोड़ेंगे तो कैपिटल N मिलेगा, ये हमें पहले से पता है। आगे बढ़ते हैं, एक नई वैल्यू ले ली जड़ाई, और जड़ाई को हम लोग कह रहे हैं xi माइनस एक्स बार, जहाँ पर x बार का क्या मतलब है, मीन। मीन को हम लोग 1/n समेसन fi xi से रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं rth सेंट्रल मोमेंट पे। rth सेंट्रल मोमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सेंट्रल है तो मीन घटाना पड़ेगा, और rth है तो पावर r लगानी पड़ेगी। तो फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत rth सेंट्रल मोमेंट के, इस xi माइनस एक्स बार को नाम जड़ाई दिया गया है अपनी सहूलियत के लिए, आगे भी हमको इसका यूज़ करना है। अब हमको अगर ये प्रूफ करना है तो हमको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। यानी हम एक फंक्शन लेकर चलेंगे और उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म का रूल लगाकर ये प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हमने लिया समेसन fi, और अंदर जड़ाई का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जड़ाई का। जैसे x का क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी तरीके से जड़ाई का हमने ले लिया a जड़ाई स्क्वायर b जड़ाई प्लस c, और समेसन fi इंटू दिस स्क्वायर की वैल्यू हमको ग्रेटर देन 0 होगी, ये पता है। कैसे पता है, क्योंकि सिग्मा fi में fi है फ्रिक्वेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका हो गया स्क्वायर, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, जहाँ पर abc क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो देखिए क्या होने वाला है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्या लिया हम लोगों ने, समेसन एफ आई ए जेड आई स्क्वायर प्लस बी जेड आई प्लस सी स्क्वायर, और ये लिया है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर जेड आई की पावर 4 आएगा। बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। समेसन एफ आई रहेगा साथ में, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो हम उसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम बाहर भी लिख देते हैं। ए स्क्वायर समेसन एफ आई और जेड आई की पावर 4, ये तो हो गया ए स्क्वायर। बी स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर आएगा, साथ में जेड आई स्क्वायर आएगा, और इसके साथ भी रहेगा सिग्मा एफ आई। प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, और इसके साथ आएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। इसके बाद टर्म आते हैं 2ab, तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, तो 2ab और साथ में जेड आई क्यूब भी तो आएगा। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, और समेसन एफ आई बाहर से आकर मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट आएगा 2ac, यानी इसको ले लीजिए, तो 2ac और जेड आई स्क्वायर साथ में समेसन एफ आई। फिर आएगा 2bc, तो फिर क्या आ गया, प्लस 2bc और समेसन एफ आई और जेड आई, क्योंकि यहाँ जेड आई की पावर एक ही रहेगी और समेसन एफ आई बाहर से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0। अब देखिए होने क्या वाला है, हमने जेड आई को क्या माना था, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अगर जेड आई एक्स आई माइनस एक्स बार है तो ये क्या लिखा हुआ है, म्यू 4 नहीं लिखा हुआ है। यस सर, एन से मल्टीप्लाई एन से मल्टीप्लाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एन सब में आएगा, हम सारे एन कॉमन लेकर बाहर लिख देना, ठीक है। यस सर। ये आया बी स्क्वायर। अब इसका अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, म्यू 2 बन रहा है ना, पावर 2 है, प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन, और ये एन बाहर होकर कहाँ चला गया, कॉमन होकर बाहर चला गया, ठीक है। प्लस नेक्स्ट यस सर। 2ab, और ये बन गया म्यू 3। आगे आते हैं, प्लस ये है म्यू 2 2ac के साथ, एन बाहर ही चला जाएगा, और ये है 2bc के साथ, इसको हम क्या लिख दें, समेसन एफ आई जेड आई। तो अगर यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो ये एक तरह से x बार बन रहा है ना। सर एफ आई जेड आई लिखा है ना। हाँ एक मिनट रुक जाओ, हाँ एफ आई जेड आई लिखा है, तो ये बन जाएगा आई थिंक, जेड आई की वैल्यू अगर ये पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, गायब हो जाएगा ना। इसको हम लिख लेते हैं म्यू नॉट, एक मिनट, समेसन एफ आई और जेड आई, हाँ ये गायब हो जाएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन अबाउट हाँ जी सर, मीन हो जाएगा ना, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। 0। एक मिनट को मैं चेक कर लूँ, सर है भी तो म्यू 1 ही है, म्यू 1 0 होता ही है। म्यू 1 0 की वैल्यू 1 आती है, म्यू 1 इसको म्यू 1 कह सकते हैं, तो हम इसको म्यू 1 लिख देंगे अभी। एक मिनट मैं चेक कर लूँ, क्योंकि अगर गलत हुआ तो फिर पूरा प्रूफ गलत हो जाएगा। पहले चेक कर लें ये सही है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस इसके बाद अब कुछ करना नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है आपको। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे ही बनेगी सारे रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसको म्यू 1 लिखा गया, ठीक है, तो म्यू 1 हम लोग भी लिख कर ही चलेंगे, बाकी बाद में इसकी वैल्यूज़ को हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, म्यू 1 2bc म्यू 1, यहाँ ग्रेटर देन 0। अब अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएं तो क्या क्या लेंगे हम, मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं ए बी सी, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर। जरा ए स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट क्या है, म्यू 4, म्यू 4। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बी स्क्वायर का आएगा,
बी स्क्वायर का क्या है म्यू टू, म्यू टू। और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो सी स्क्वायर के साथ 1 है तो हम यहाँ म्यू 0 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यू 0 की वैल्यू 1 Yes, होती sir. है, ये हम पढ़ा चुके हैं। आते हैं इस वाले पे, यहाँ पर क्या है ए और बी, तो ए बी का कोफिशिएंट कितना है म्यू 3, सर 2 टाइम्स 2 म्यू 3 है, 2 म्यू 3 है, लेकिन दो जगह डिवाइड हो जाएगा ना, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। ओके, ए सी का देखें अगर तो ए सी का कितना है म्यू 2, तो 2 बार है तो एक म्यू 2 यहाँ जाएगा और एक म्यू 2 यहाँ पर। अब आते हैं बी सी वाले पे, बी सी वाले का म्यू 1 है तो एक म्यू 1 यहाँ और एक म्यू 1 यहाँ। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0 से बड़ा। तो बस जैसे हम ये करेंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का रूल क्या है, म्यू 4 म्यू 2 म्यू 0 माइनस म्यू 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस म्यू 3, सभी को ओपन करना आता है ना, म्यू 3 म्यू 0, और यहाँ पर आएगा माइनस म्यू 2 म्यू 1, फिर आएगा प्लस म्यू 2, इसके साथ आएगा म्यू 3 म्यू 1 और माइनस म्यू 2 स्क्वायर, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। चलिए अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा म्यू 4, म्यू 0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर केवल आएगा म्यू 4 और म्यू 2, क्योंकि म्यू 1 की वैल्यू कितनी है 0, ये 0 पुट कर दी और ये 1 पुट कर दी, तो यहाँ पर क्या आ गया म्यू 4 एंड म्यू 2। यहाँ पर म्यू 0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, म्यू 1 0 पुट करते ही पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बन गया म्यू 3 स्क्वायर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, म्यू 1 0 तो ये टर्म 0 और ये बन गया माइनस म्यू 2 क्यूब ग्रेटर देन 0। तो अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को म्यू 2 क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो जब म्यू 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, क्योंकि एक म्यू 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, और ये बनेगा 1। अब जरा बताओ 14/22 का फार्मूले से ये क्या बन गया बीटा 2। बीटा 2, बीटा 2 बेटा, बीटा 2 और 23/32 से ये बन गया बीटा 1। लीजिए रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो समझ में आया सबको, बीटा 2 माइनस बीटा 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो आपको प्रूफ भले ना याद रहे लेकिन रिजल्ट याद रहना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये रिजल्ट आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा, कन्फर्म है। इसी तरीके का एक और प्रूफ है, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं आज के, ये प्रूफ में आपको करना है बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1। तो इसको सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ किया गया है। अगर आप समझ ना पाना तो मुझे बताना, तो मैं इसको कल फिर से डिक्टेट कर दूंगा, नहीं तो इसको पूरा प्रूफ दिया हुआ है, करके देखना। सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ भी ली गई है। और इसके बाद अब इस वाली पीडीएफ में हम स्टार्टिंग करेंगे अगली क्लास में कर्टोसिस से। तो आज की क्लास में जो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस हुई, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बताई। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोगों ने समझ ली है तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं तक, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। थैंक यू, जय हिंद।